मॉक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम कम्युनिटी और इम्यूनिटी माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी, तो आज हम देखने वाले हैं। इम्यूनिटी पढ़ने के बाद ही अगर हम इम्यून रेस्पॉन्स और उसके बाद इम्यूनाइजेशन पढ़े तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी। हम सब लोग ने आज तक पढ़ा है कि इम्यूनिटी का मतलब होता है रेसिस्टेंस पावर। जैसे हम ये देखते हैं कि इम्यूनिटी का मतलब रेसिस्टेंस पावर होता है, तो हमारे सामने दो सवाल खड़े होते हैं कि किसका रेसिस्टेंस पावर और किसके लिए रेसिस्टेंस पावर। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है रेसिस्टेंस पावर ऑफ होस्ट। होस्ट का मतलब कोई इंडिविजुअल बॉडी हो सकती है, ऑर्गन हो सकता है, या कोई सिस्टम हो सकता है। किसी भी होस्ट सेल का, होस्ट ऑर्गन का या होस्ट सिस्टम का जो रेसिस्टेंस पावर है, वो रेसिस्टेंस पावर किसके लिए? किसी भी एंटीजन, किसी भी फॉरेन बॉडी के साथ साथ होता है ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड टॉक्सिन्स। तो कहने का मतलब यह है किसी भी होस्ट सेल का रेसिस्टेंस पावर किसके लिए? किसी भी एंटीजेनिक एक्टिविटी के लिए, किसी भी फॉरेन बॉडी के लिए, बॉडी में होने वाली ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स के लिए, या फिर किसी टॉक्सिन्स के लिए। यहाँ पर हम टॉक्सिन्स की बात करें तो टॉक्सिन दो प्रकार के होते हैं। टॉक्सिन होता है एक एंडोटॉक्सिन और एक होता है एक्सोटॉक्सिन। कोई केमिकल सब्सटेंस अगर हम बाहर से इंजेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमारी बॉडी अपोज करती है और हमारी बॉडी रेसिस्टेंस पावर शो करती है। और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के से जो भी प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर वो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी हमें उससे भी बचाती है। तो अगर हम देखें कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो इम्यूनिटी इज ए रेसिस्टेंस पावर shown by the host cell against microorganism foreign bodies, tumor producing cells and the toxin। किसी भी होस्ट सेल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। फॉरेन बॉडी कोई भी फिजिकल फॉरेन बॉडी हो सकता है, कोई फॉरेन मटेरियल जिसको आप अनवारंटली या अनवांटेडली जो है आप इंजेस्ट कर जाएं या बॉडी के अंदर वो चला जाए। ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स हम इक्वली हैं जो रेस्पॉन्सिबल या इक्वली जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में जो है वो ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं। अगर रिस्क फैक्टर के ज़्यादा प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट में अगर हम आएंगे तो वो जो आगे जाके हमारी बॉडी में कार्सिनोमा का कारण बन सकती है। उनको भी सप्रेस करने का काम जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी करती है। अगर ट्यूमर प्रोड्यूसिंग होने वाला है या ट्यूमर सेल्स ग्रोथ करने वाली है या ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है मल्टीप्लाई होने वाली है, तो उससे भी रोकने का काम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉक्सिन्स की। टॉक्सिन्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। एक होता है एंडोटॉक्सिन और एक होता है एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन का मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो वो एक्सोटॉक्सिन है। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स बनने वाले जितने भी केमिकल्स हैं, अगर उनसे हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है तो हम उनको क्या बोलते हैं? एंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि इम्यूनिटी में, तो नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। पहला इन्नेट इम्यूनिटी
और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं और इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो सेमी स्पेसिफिक होती है। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है बाय बर्थ। बाय बर्थ आप जो इम्यून पावर अपने साथ लेकर पैदा हुए, इसके लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है आपका जेनेटिक मेकअप और आपका क्रोमोसोमल मेकअप। आप जिस जीन एनकोड के साथ या जिस जेनेटिक मटेरियल के साथ आप पैदा हुए हैं, उस हिसाब से अगर आपकी बॉडी को इम्यून पावर शो करती है तो हम उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है आप बाय बर्थ लेकर आते हैं। बर्थ के साथ ही डिसाइड हो जाता है कि आपकी बॉडी किन चीजों से आपको रेसिस्टेंस देगी या किन चीजों से आपको बचाकर रखेगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है एक्वायर बाय आफ्टर द बर्थ, जो भी कुछ आप एनवायरमेंट से लेते हैं और उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो रेसिस्टेंस डेवलप करती है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी भी। एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या किसी भी क्लिनिकल या सब क्लिनिकल एक्टिविटी या डिजीज के कॉन्टेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपकी बॉडी फर्स्ट एपिसोड में ही उसके लिए कुछ रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर लेती है, जिससे कि फ्यूचरिस्टिक टाइम में या फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शन से आपको बचाया जा सके। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एडेप्टिव। मतलब एक सिंगल एपिसोड में या फिर प्राइम एपिसोड में ही आपकी जो बॉडी जो है वो आपके बॉडी को आने वाले इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से वो एडेप्ट करके या फिर बचाकर रखती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अगर जिस प्रकार के ऑर्गेनिज्म की वजह के लिए या जिस प्रकार के पर्टिकुलर इन्फेक्शन या जिस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए आपकी बॉडी में अगर एंटीबॉडीज डेवलप हुई है तो आपकी बॉडी उसी के लिए आपको इम्यूनिटी देगी। हम इनको जो है एक एक करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में हमने देखा इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो डिपेंड करती है आपके जेनेटिक मेकअप पर। दूसरा जो इम्यूनिटी होती है ये सेमी स्पेसिफिक होती है, मतलब सेम जेनेटिक मेकअप वाले दो अलग अलग लोगों में भी जो है ये डिफरेंस इसमें हो सकता है। दो अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए अलग अलग इम्यून पावर या अलग अलग रेसिस्टेंस पावर जो है आपको दिखा सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है विद बर्थ लेकर आते हैं। जन्म के टाइम से ही डिसाइड हो जाता है कि आपकी जो है इम्यूनिटी का रेंज क्या होगा, आप किस प्रकार की एंटीजेनिक एक्टिविटीज से जो है आपकी बॉडी को बचा पाएंगे। अगर हम टाइप्स की बात करें इन्नेट इम्यूनिटी की तो ये तीन प्रकार की होती है। पहला जो है वो है स्पीसीज स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरे की हम बात करें तो वो होती है रेशियल इम्यूनिटी। और तीसरी जो होती है वो इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी। स्पीसीज के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे ऊपर होता है किंगडम। किंगडम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो स्पीसीज में होता है। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां। अगर हम नस्ल की बात करें तो अगर हम किंगडम की बात करें तो एक प्लांट किंगडम है और दूसरा एक एनिमल किंगडम। हम अगर एनिमल किंगडम की भी बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि एनिमल किंगडम में भी अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें और एनिमल की बात करें तो आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों में जो है वो रेसिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी का पावर का जो लेवल होता है वो दोनों अलग अलग होता है और स्पेसिफिक होता है। जो जिसके खिलाफ रेसिस्टेंस पावर ह्यूमन बॉडी दिखाती है, हो सकता है एनिमल की बॉडी जो है उसके लिए रेसिस्टेंस पावर ना दिखाती हो, या फिर जिसके लिए एनिमल जो है की बॉडी जो रेसिस्टेंस पावर दिखाती है हो सकता है उसके लिए ह्यूमन बॉडी रेसिस्टेंस पावर ना दिखाती हो। तो अगर आप जिस भी स्पीसीज में आपका बर्थ हुआ है, जिस भी स्पीसीज में आप जन्म लिए, क्योंकि उसी जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से जो है वो आपकी स्पीसीज डिसाइड हुई है, तो उसी हिसाब से आपकी इम्यूनिटी भी डिसाइड हो जाती है। जैसे कि हम स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी का अगर हम उदाहरण देखें, सबसे पहले एग्जांपल देखें
हमने बात की कि दो अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं उनकी इम्यूनिटी का पावर भी अलग अलग होता है। पहले हमने बात की ह्यूमन बॉडी की और दूसरी बात की हमने एनिमल की। अगर आप देखें बेसिकली तो एक जीन के साथ या जेनेटिक इनकोड के साथ साथ इनकी आपको एनाटॉमी में एनाटॉमिकल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको मिलेंगे और बायोलॉजिकल बोल सकते हैं आप इनको, या जेनेटिक जो है वो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो रेसिस्टेंस पावर किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ अगर आपकी ह्यूमन बॉडी दिखाती है तो हो सकता है उसके खिलाफ जो है एनिमल की बॉडी ना दिखाती हो, और जिस एनिमल की बॉडी किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ अगर कोई रेसिस्टेंस पावर शो करती है तो हो सकता है वो ह्यूमन बॉडी शो नहीं करती हो। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें, अगर हम एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की बात करें तो केटल्स की जो स्किन होती है वो ज्यादा टफ होती है, ज्यादा केराटिन प्रोटीन होता है कंपेयर टू ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग्स में जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है और केटल्स में और एनिमल्स में जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता है, क्योंकि उनमें उनमें क्या है एनाटॉमिकल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करें तो अगर हम बात करें एनिमल या फिर बर्ड की हम बात करें तो बर्ड या एनिमल का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कंपेयर टू ह्यूमन बींग वो ज्यादा होता है। इसी वजह से अगर कोई बर्ड एंथ्रेक्स के कांटेक्ट में आता है तो उसको जो है एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से, फिजियोलॉजिकल उसका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसकी बॉडी में जो है एंथ्रेक्स बेसिलाई जो है वो अटैक नहीं कर पाता, या फिर जो है वो एंटीजेनिक एक्टिविटी वहां पर स्टार्ट नहीं होती है। अगर वही एंथ्रेक्स अगर बर्ड में गया तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर यही ह्यूमन बींग के ने इंजेस्ट कर लिया तो आपको वहां पर जो है एंथ्रेक्स के सिम्टम्स और एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया पैरासाइट्स का, पैरासाइट्स का इन्फेक्शन एनिमल्स में नहीं होता और ह्यूमन बींग में पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है। अगर स्किन पैरासाइट इन्फेक्शन की हम बात करें तो एनिमल्स में नहीं होता, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो टफ होती है और टफ होने के साथ साथ डेंस क्रिएटिन प्रोटीन होते हैं, इस वजह से जो है वहां पर कोई पैरासाइटिक एंटीजेनिक एक्टिविटी नहीं होती है। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो केराटिन प्रोटीन तो होता है लेकिन इतना ज्यादा डेंस नहीं होता और इतना ज्यादा मतलब मजबूत आपकी स्किन नहीं होती, इस वजह से ह्यूमंस में जो है आसानी से पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से भी जो है एक पर्टिकुलर एंटीजन के हिसाब से आपकी बॉडी जो है वो रेसिस्टेंस पावर शो करती है, इम्यूनिटी शो करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो था स्पीसीज की, समझ में आया आपको? स्पीसीज एंड नेट इम्यूनिटी का मतलब है आप जिस स्पीसीज में पैदा हुए हैं, जिस जेनेटिक या बायोलॉजिकल मटेरियल को लेकर आप पैदा हुआ है, उसी हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होगा और आपकी इम्यूनिटी किस लेवल की होगी। वो उस लेवल को डिफर करने के लिए वो रेसिस्टेंस पावर अलग अलग है, उसके लिए अगर हम देखेंगे जाकर तो उनमें कुछ बेसिक एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होंगे और कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, और ये बेसिक डिफरेंसेस की वजह से ही जो है हम अलग अलग स्पीसीज में आते हैं और इसकी वजह से हमारा रेसिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी का पावर अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा होता है रेशियल इम्यूनिटी। एक सेम स्पीसीज में भी दो अलग अलग रेसेस हो सकती हैं, तो रेशियल इम्यूनिटी भी जो है वो अलग अलग रेसेस के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करें अमेरिकन और अफ्रीकन, तो अफ्रीकन जो लोग हैं उनमें जो है वो सिकलिंग पाई जाती है, या G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी पाई जाती है, इस वजह से उनमें जो है सिकल सेल एनीमिया होता है। और जिस भी अफ्रीकन में सिकल सेल एनीमिया है, हम सेम स्पीसीज के दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, एक अफ्रीकन की बात कर रहे हैं और एक अमेरिकन की बात कर रहे हैं, समझ में आया? अमेरिकन में हम अफ्रीकन में हम देखेंगे तो उनके जीन में जो है वो G6PD की जो डेफिशिएंसी होती है, G6PD की जिसमें भी डेफिशिएंसी होती है वो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया होने के ज्यादा प्रोन होता है। इसको हम बोलते हैं सिकलिंग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? सिकलिंग ऑफ सेल। जिस भी व्यक्ति में सिकलिंग ऑफ सेल होता है, सिकलिंग सेल होती है, उन लोगों में मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन कम देखने को मिलता है। इनमें मलेरिया का इन्फेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और उसी की जगह हम अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन या कोई दूसरे लोगों की बात करें तो इनमें G6PD की जो है
जो संख्या होती है G6PD जो है वो अप्रोप्रिएट होता है, इसी वजह से वो मलेरिया अमेरिकन को इन्फेक्ट कर सकता है, इसको ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, और अफ्रीकन उससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होते। समझ में बात? अगर हम अमेरिकन की ही बात करें, एक सेम इस रेशेस के अलग अलग लोगों की बात करें, तो अगर हम अमेरिकन निग्रोस की बात करते हैं तो इनमें, और अमेरिकन व्हाइट की अगर हम बात करते हैं, निग्रोस का मतलब ब्लैक, अमेरिकन, ये दोनों सेम रेशेस के हैं लेकिन अलग अलग है। कलर के हिसाब से आप देख लीजिए तो अलग अलग आपको दिखाई दे, समझ में आएगा। अमेरिकन निग्रोस जो होते हैं उनमें 80% लोगों में जो है वो टीबी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर उसी अमेरिकन व्हाइट की अगर हम बात करें तो इनमें केवल हमें 20% टीबी होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सेम रेस के दो अलग अलग लोगों में भी हमें जो है इम्यूनिटी का पावर या रेसिस्टेंस पावर दोनों अलग अलग देखने को मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि इसका रेस अलग है और इसका रेस अलग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेशियल इम्यूनिटी। रेस के हिसाब से भी दो अलग अलग इंडिविजुअल का रेसिस्टेंस पावर जो है वो अलग अलग हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो तीसरा प्रकार होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी। सारे लोग जो है वो अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं। वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हो सकता है उसके न्यूट्रिशन के हिसाब से एक दूसरे उससे डिफरेंस हो सकता है उसकी जेनेटिक हेल्थ की वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है उसका एंडोक्राइन दोनों का क्या हो, अलग अलग हो। एक साथ एक परिवार में या एक साथ रहने वाले दो लोगों में भी जो है वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिनको हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। वह इंडिविजुअल डिफरेंस उनका न्यूट्रिशन का हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति मालनरिश्ड है, क्या है? मालनरिश्ड। अगर मालनरिश्ड है, चाहे वो अंडरनरिश्ड है चाहे वो ओवरवेट है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में जो है वो रेसिस्टेंस पावर या फिर इम्यूनिटी का जो पावर है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जो अंडरनरिश्ड है तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं ले रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ठीक से नहीं ले रहा होगा, तो आप देखेंगे उसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो बनेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो ठीक से नहीं लेगा तो उसकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज जो है वो ठीक से डेवलप नहीं होंगे, तो जो नेचुरल उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति जो जिसका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है, उसका इम्यूनिटी पावर या रेसिस्टेंस पावर अच्छा होगा, और जिसका न्यूट्रिशनल लेवल ठीक नहीं है या वो जो मालनरिश्ड है, उस व्यक्ति में आप देखेंगे कि वो जल्दी से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि जो नेचुरल एंटीबॉडीज उसमें बननी चाहिए, नेचुरल इम्यूनिटी जो पावर जो उसके पास होनी चाहिए वो आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम एंडोक्राइन हेल्थ की बात करें तो जिन लोगों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है या कोई हार्मोनल डिजीज है, चाहे ओवर सीक्रेशंस हो चाहे अंडर सीक्रेशंस हो, है ना, ओवर सीक्रेशंस होंगे तब भी उसको कोई बीमारी देखने को मिलेगी, और अंडर सीक्रेशन से तब भी उसको कोई बीमारी देखने को मिलेगी। जब बॉडी एक किसी पर्टिकुलर डिजीज से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो उसके साथ जो है दूसरी बीमारी उसमें जल्दी अटैक कर लेती है। कहने का मतलब है अगर आप किसी पर्टिकुलर हार्मोनल डिफेक्ट से अगर आप मतलब सफर कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर कोई दूसरा ऑपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको लगेगा तो आपकी बॉडी उसके लिए ज्यादा इम्यूनिटी पावर शो नहीं कर पाएगी, और आपको जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन भी जल्दी से हो जाएगा। तो इंडिविजुअल नेट इम्यूनिटी का मतलब है एक व्यक्ति जो न्यूट्रिशन के हिसाब से डिफरेंसेस है जिन दो लोगों में, कि इसका एक का न्यूट्रिशन ठीक और इसका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तो जिसका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है या फिर जो मालनरिश्ड है उसमें आपको रेसिस्टेंस पावर कम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एंडोक्राइन हेल्थ की बात करें तो हार्मोन्स जो है वो एक बैलेंस्ड लेवल में होना चाहिए। ओवर सीक्रेशंस होगा तब भी आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन या बीमारी देखने को मिलेगी, और अंडर सीक्रेशन होगा तब भी आपको कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? डायबिटिक मेलाइटिस हो जाएगा। जो पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस है उसमें जो है दूसरा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, उसकी बॉडी कम रेसिस्ट करेगी, उसकी बॉडी का इम्यून पावर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहीं हम जेनेटिक हेल्थ की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण है G6PD। जिन लोगों में G6PD जो है उसकी मात्रा ठीक से नहीं होती है तो उनमें मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन या तो हो सकता है, होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या फिर होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट होती है एज। एज सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए क्योंकि जो न्यूबॉर्न है या फिर अर्ली एज्ड है, और उसके साथ साथ जो ओल्डरली है,
या जीडियाट्रिक्स, जीडियाट्रिक्स है, इनमें जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे में और बूढ़ों में जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा इम्यूनोजेनिक नहीं होता है। इस वजह से जैसे ही फर्स्ट एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में या रिकरेंट एपिसोड में उनको इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उस हिसाब से अपना इम्यूनोजेनिक इफेक्ट जो है वो दिखा नहीं पाती और उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और कम होने की वजह से उनको इन्फेक्शन या बीमारियां भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर वहीं हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट का जो है न्यूट्रिशन ठीक होता है तो उसका इम्यूनोजेनिक पावर भी ठीक होता है। इम्यूनोजेनिक पावर ठीक होगा तो पहले एपिसोड में या एपिसोड के तुरंत बाद ही, किसी एंटीजेनिक एपिसोड के तुरंत बाद ही जो है उसकी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, तो उसमें जो है आपको कम बीमारियां फिर इन्फेक्शन देखने को आपको कम मिलेंगे। समझ में आई बात? तो ये जो कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी अलग अलग हो सकती है। आप जिस एज में है, बच्चा छोटा है और अगर एज ज्यादा है, कोई बूढ़ा है, तो बच्चे और बूढ़े में जो है आपको इम्यूनिटी जो है वो कम देखने को मिलेगी। उसी की जगह, उसी कंपेरिजन में अगर एडल्ट की बात करें या एडोलसेंट की बात करें तो उनमें जो है इम्यूनोजेनिक पावर अच्छा होता है, तो इनकी इम्यूनिटी या रेसिस्टेंस पावर भी अच्छा होता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो था इन्नेट इम्यूनिटी। मैं एक बार और आपको जो है जल्दी जल्दी रिकेप करा देता हूं। इन्नेट इम्यूनिटी जो है 3 प्रकार की होती है। पहला होती है स्पीसीज, दूसरा होता है रेशियल और तीसरी होती है इंडिविजुअल। कुछ बेसिक डिफरेंसेस, चाहे वो एनाटॉमिकल हो चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, सेम अलग अलग रेसिस की जो है आपको अलग अलग रेसिस्टेंस पावर देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया एंथ्रेक्स का। अगर दो अलग अलग स्पीसीज की बात करें, अगर हम एनिमल की बात करें और ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ये दोनों जो है इस एंथ्रेक्स के लिए जो है अलग अलग रेसिस्टेंस पावर शो करते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो है वो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एनिमल की बात करें, एनाटॉमिकल की अगर हम बात करें, तो अगर स्किन देखें आप एनिमल की, तो कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग जो है एनिमल की स्किन ज्यादा डेंस होती है, केराटिन प्रोटीन ज्यादा डेंस होते हैं, तो उनमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन कम होते हैं। अगर वही हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, एनाटॉमिकली बात करें, स्किन तो होती है लेकिन ज्यादा डेंस नहीं होती, इस वजह से कंपेयर टू एनिमल्स जो है या कंपेयर टू किसी भी जानवर की बात कर लीजिए, चाहे कैटल की बात कर लीजिए, क्या बफेलो की बात कर लीजिए, काऊ की बात कर लीजिए, आपको पैरासाइटिक स्किन इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। अगर हम फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करें, तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करें हम, तो अगर एनाटॉमी के हिसाब से देखें, फिजियोलॉजी के हिसाब से देखें, तो बर्ड्स का जो टेम्परेचर होता है, बर्ड का बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। बर्ड या फिर किसी भी एनिमल का, या फिर हेन की बात कर ली, मुर्गी की आप बात कर ली, चिकन की आप बात कर लीजिए, ह्यूमन की बॉडी के कंपैरिजन में उसका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। इस वजह से अगर एंथ्रेक्स को डायरेक्ट सोइल से जो है कोई हैन या कोई बर्ड अगर इंजेस्ट कर रहा है, तो उसमें एंथ्रेक्स का कोई सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी ऐसी है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। अगर इस एंथ्रेक्स को डायरेक्ट अगर ह्यूमन बीइंग, अगर कोई ह्यूमन बॉडी उसको इंजेस्ट कर लेती है, तो आपको उसमें एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन, एंथ्रेक्स बैसिलस का इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर जो किसी ह्यूमन बॉडी का होता है उसमें एंथ्रेक्स जो है आसानी से ग्रोथ कर लेता है। अगर हम रेसिस की बात करें, तो एक सेम स्पीसीज के अलग अलग रेसिस, चाहे हम अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन निग्रो और अमेरिकन व्हाइट की अगर हम बात करें, तो अमेरिकन निग्रोज में जो है ट्यूबरक्लोसिस होने के 80% चांसेस होते हैं, और वहीं हम व्हाइट की बात करें तो यहाँ केवल कितने परसेंट चांसेस होते हैं? 20% चांसेस होते हैं ना। तो एक ही रेस के दो अलग अलग लोगों में, एक की वजह से भी जो अलग अलग लोगों में भी जो है आपको इम्यूनिटी का पावर या रेसिस्टेंस का पावर अलग अलग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, तो इंडिविजुअल डिफरेंस, चाहे वो एज का हो, चाहे वो न्यूट्रिशनल स्टेटस का हो, चाहे उसकी जेनेटिक हेल्थ का हो, चाहे उसके एंडोक्राइन हेल्थ का हो, इनमें से किसी भी बेसिस की वजह से अगर उनमें डिफरेंसेस हैं, तो आपको जो है उनके रेसिस्टेंस पावर में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। दो भाई बहन है, दोनों का न्यूट्रिशनल स्टेटस अलग है, एक अच्छा नरिश्ड है और एक अच्छा नरिश्ड नहीं है। जो नरिश्ड नहीं है, जो माल नरिश्ड है, उनमें आपको ज्यादा बीमारियां देखने को मिलेगी और ज्यादा जो है छोटे मोटे इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। उसी कंपेरिजन में जिसका नरिशमेंट अच्छा है, जिसकी न्यूट्रिशनल पावर अच्छा है, या जो न्यूट्रिशन जिसका अच्छा है, बॉडी का वेट अच्छा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें जो है इन्फेक्शन कम देखने को मिलेंगे। एक कोई पर्टिकुलर जिसका एंडोक्राइन हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब हार्मोनल स्टेटस का ठीक नहीं है, या तो ओवर सिक्रेशन है या फिर जो है वो अंडर सिक्रेशन है, तो उन दोनों कंडीशंस में भी आप देखेंगे कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम होगी। और उसके साथ जैसे ही कोई मेटाबॉलिक
हार्मोन से डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ साथ उसको कोई दूसरी बीमारियां भी जल्दी से होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे उसका जो है वो इम्यूनोजेनिक पावर या रेसिस्टेंस पावर धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये तो था इननेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर करने का मतलब होता है कहीं से हासिल करना। बर्थ के बाद जो भी कुछ भी आप इन्वायरमेंट से हासिल करेंगे या इन्वायरमेंट से आप लेंगे आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी की सेफ्टी के लिए या इम्यूनिटी के पर्पस के हिसाब से, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आई बात? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी हम इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही आपको प्राइम फर्स्ट बार में कोई अगर कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई पैथोलॉजिकल एविडेंस आपके साथ हुआ, चाहे वो क्लिनिकल हो चाहे सब क्लिनिकल हो, तो आपकी बॉडी पहले ही उस प्राइम सस्पेक्ट कंडीशन में ही जो है आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगी, और एंटीबॉडीज बनाने के बाद आपकी बॉडी अपने आप को इस हिसाब से तैयार कर लेगी कि फ्यूचर में भी अगर कोई एंटीजेनिक सेम एंटीजेनिक एक्टिविटी मेरे साथ हुई तो मैं तुरंत जो है उसके साथ एंटीबॉडी रिएक्शन करूंगी और उसको क्या कर दूंगी, न्यूट्रलाइज कर दूंगी। इस सिनेरियो के हिसाब से एक बार अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो लाइफ टाइम जो है उसके लिए आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी। हमने उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी को एडेप्ट कर लिया, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। पर्टिकुलरी कोई एंटीजेनिक एक्टिविटी हुई और उसके लिए खिलाफ आपकी बॉडी ने कोई एंटीबॉडीज बनाए हैं, तो आप हमेशा लाइफ टाइम जो है आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ ही जो है वो रेसिस्टेंस पावर शो करेगी। पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही आपकी बॉडी पर्टिकुलर तरीके से इम्यूनिटी या रेसिस्टेंस पावर शो करती है ना। और इसका भी जो है वो स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक इसलिए हो सकता है मेरी बॉडी जो है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए अच्छा एंटीबॉडी रिएक्शन देती हो या इम्यून सिस्टम देती हो या फिर रेसिस्टेंस पावर शो करती हो सकता है किसी दूसरे का उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए उतना ज्यादा रेसिस्टेंस पावर शो नहीं होता हो। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। आपकी बॉडी ने जिसके लिए अडेप्ट कर लिया, आपकी बॉडी ने जिसके लिए इम्यूनोजेनिक रिएक्शन दिखा दिया, आपकी बॉडी उसी के लिए जो है वो एंटीबॉडी रिएक्शंस दिखाएगी या फिर रेसिस्टेंस पावर दिखाएगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ टू डेथ जो है आपकी बॉडी जो है वो एक्वायर करती रहती है, मतलब जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाए, जन्म से लेकर जब तक आपकी जो है डेथ नहीं हो जाती तब तक आपकी बॉडी जो है आपकी बॉडी आपके शरीर में ऐसी कोई ना कोई रिएक्शन होती रहती है जिससे कि आपको एंटीबॉडी या फिर रेसिस्टेंस पावर आपकी बॉडी आपको देती रहे, है ना। वो जब बच्चा था तब भी मिलेगी, वो जब बूढ़ा था तब भी मिलेगी, और वो जवान था तब भी मिलेगी। बच्चा और जब बूढ़ा था तो हो सकता है बॉडी जो है वो रेसिस्टेंस पावर कम दिखा रही, दिखाना बंद नहीं करेगी, कम दिखाएगी, लेकिन कंपेयर अगर हम एडल्ट की बात करें तो उस टाइम पर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ना। तो जिस दिन से आप पैदा हुए, जहां से लेकर आप जब तक आपकी मौत होगी, जब तक आपकी डेथ होगी, तब तक आपकी बॉडी जो है कुछ ना कुछ एक्वायर करती रहेगी जिससे कि आपकी बॉडी रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर सके। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। इम्यूनिटी को एक्वायर करने के लिए या किसी भी रेसिस्टेंस पावर को एक्वायर करने के लिए आपकी बॉडी ने कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया हो, मतलब आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया हो, या तो उसने पार्टिसिपेशन लिया हो या वो एक्टिवेट हुआ हो, या फिर आपने जो है उसको एक्टिवेट करवाया हो। लेकिन जो मीडिएटर होगा उसमें आपका इम्यून सिस्टम होगा, आपको इम्यून सिस्टम को ही जो है वो मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मतलब आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ आपकी बॉडी को करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी बॉडी जो है वो कोई एंटी इम्यूनिटी या कोई रेसिस्टेंस पावर जो है वो एक्वायर करेगी। लेकिन पैसिव कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं करना है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को आपको बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना है, चाहे वो इम्यूनोजेनिक हाईली हो या चाहे इम्यूनोजेनिक ना हो, वो उसमें आपकी बॉडी के इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं, उसको आपको जो है एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई चीज देंगे आप ऐसी प्रिपेयर देंगे आपकी बॉडी को कि जितना आपने बॉडी को दिया आपकी बॉडी उतना कोई यूज करेगी, जितना वो उसके पास है उतना यूज करेगी। जब का यूज खत्म हो जाएगा या फिर पर्टिकुलर अमाउंट खत्म हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जो है उस पर्टिकुलर इम्यूनिटी का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पर आप जो है इम्यूनिटी को जो है मीडिएटर बनाएंगे और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, और मैनिपुलेशन जो है हमेशा आप हायर की ओर लेकर जाएंगे, मतलब जो नहीं है उसको आप डेवलप करने की आपकी बॉडी में कोशिश करेंगे।
पैसिव में जो है आपको इम्यूनिटी को या आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है मीडिएटर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसके एड ऑन करना है आपको, और आपकी बॉडी उस जो भी कुछ एंटीबॉडीज आपने एड ऑन किया उसका यूज करेगी और आपको जो है एंटीजेनिक एक्टिविटी से बचाकर रखेगी। अगर आपकी बॉडी को आप एक्टिवेट करते हैं दो तरीके से, पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। अगर आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से एक्टिवेट होकर कोई इम्यूनिटी को एक्वायर करती है तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या अगर आपकी बॉडी को आप आर्टिफिशियली जो है एक्टिवेट करते हैं, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को आर्टिफिशियली आप एक्टिवेट करते हैं तो हम उसको, और उसके बाद आपकी बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम डेवलप होता है या इम्यूनिटी डेवलप होती है तो हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अगर हम पहली की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये दो प्रकार की है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो पहली होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। जब आप पैदा होंगे वहां से लेकर मरने के बीच में जब भी आप कभी क्लिनिकल या सब क्लिनिकल किसी भी एंटीजेनिक या पैथोजेनिक एक्टिविटी के कांटेक्ट में अगर आप आएंगे और वो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री लेगा तो आपकी बॉडी उस एंटीजन को, इस एंटीजन में कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, कोई भी एंटीजेनिक जो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के अंदर जाएगा या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, चाहे वो क्लिनिकल कंडीशन हो चाहे वो सब क्लिनिकल कंडीशन हो, जैसे ही आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स की एंट्री होगी और आपकी बॉडी में जो है वो एंटीजेनिक एक्टिविटी होगी। कौन सी एक्टिविटी होगी? एंटीजेनिक एक्टिविटी। जैसे एंटीजेनिक एक्टिविटी होगी और इसके कंपैरिजन में और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी बॉडी में जो है वो इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी होगी। इम्यूनोजेनिक मतलब इस एंटीजन ने आपकी बॉडी को जो है वो स्टिमुलेट किया कि बाहर से कोई एंटीजन आया है जो आपके लिए हार्मफुल है, अगर वो कुछ देर रुका तो इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन जो है अल्टीमेटली किसी बीमारी का रूप ले लेगा। तो जैसे वो एंटीजेनिक एक्टिविटी होती है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है, एक्टिवेट होता है और इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए जो है आपकी बॉडी क्या बना देती है? एंटीबॉडी। और जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और इस एंटीजन को जो है बॉडी में क्या कर दिया जाएगा? न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। जैसे बॉडी में न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, जिस अमाउंट में जितनी जरूरत होगी, अगर उससे ज्यादा एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बन रहे हैं तो प्राइम टाइम में पहली बार जब वो इन्फेक्शन होगा तब तो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और उसका जो एंटीबॉडीज बने वो लाइफ टाइम आपकी बॉडी में सर्कुलेट होते रहेंगे। जब भी कभी फ्यूचर में दोबारा सेम इन्फेक्शन आपको होगा तो आपकी बॉडी को ज्यादा काम करने की या ज्यादा इम्यूनोजेनिक होने की जरूरत नहीं होगी। जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बने हुए वही एंटीबॉडीज आने वाले एंटीजन को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी बॉडी में जो एंटीजेनिक और इम्यूनोजेनिक एक्टिविटीज जो होती हैं ये इसका बेस कौन है या फिर इसका बेसिस कौन है, कौन हमारी बॉडी में ये सारा काम करता है? तो हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है इसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है WBC। WBC में मोस्टली ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, इसके बाद होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में C12 से लेकर C9 टोटल 9 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं जो डायरेक्ट किसी भी एंटीजेनिक सेल को डीनेचुरेट करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोकाइंस की। साइटोकाइनिन्स में जो है वो इंटरल्यूकिन्स होते हैं। 3 प्रकार के इंटरल्यूकिन्स जो है हमारी बॉडी को जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर हमारी बॉडी में होने वाले एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। IL-4 हो सकता है, या IL-6 होता है और IL-21 होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है IL-6 इंटरल्यूकिन 6 जो है वो हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है और जो नेचुरल इम्यूनोग्लोबिन्स जो है उनके प्रोडक्शन में या बी सेल्स के जितने भी बी लिम्फोसाइट सेल जो है उनके प्रोडक्शन को नेचुरल बढ़ाता है, जिससे कि हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी में कोई नेचुरली तरीके से कोई क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन हमेशा किसी एंटीजेनिक या किसी इन्फेक्शियस मटेरियल की वजह से होगा। जैसे वो इन्फेक्शियस मटेरियल हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में जाते हुए एंटीजेनिक एक्टिविटी करेगा, मतलब आपकी या जिस भी वो बॉडी में गया है, जिस भी होस्ट सेल में वो गया है या होस्ट बॉडी में वो गया है,
उसको इरिटेट और स्टिमुलेट करेगा कि मैं बाहर से एंटीजेनिक एक्टिविटी लेकर आया हूं, अब आपको जो है वो लड़ने के लिए तैयार होना है। तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है पहले एंटीजेनिक एक्टिविटी होगी, उसके बाद होगी इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी। जो एंटीजन आया है, जिस एंटीजन ने आपकी बॉडी को जिस हिसाब से इरिटेट किया है, स्टिमुलेट किया है, आपकी बॉडी उसी हिसाब से, उसी रेस्पॉन्स के हिसाब से एंटीबॉडीज बनाने का काम करेंगी। एंटीजन के हिसाब से एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और जो एंटीजन बाहर से आएगा उसको न्यूट्रल करने का काम आपकी बॉडी करेगी। बात समझ में आई? जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई तो कुछ एंटीबॉडीज जो है, मेमोरी एंटीबॉडीज, हमेशा आपकी बॉडी में सर्कुलेट होती रहेगी, ताकि वो सेम इन्फेक्शन अगर फ्यूचर में आपको कभी हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा इम्यूनोजेनिक होने की जरूरत नहीं पड़े, उससे पहले ही जो पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज है वो एंटीजन से रिएक्शन करे और वहीं क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इस दोनों को, इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी के जो कंपोनेंट है, डब्ल्यूबीसी हो गया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो गए, साइटोकाइनिन्स हो गया और इंटरल्यूकेन्स हो गए, ये सारे मिलकर जो है हमारी बॉडी में इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आया? इसके बाद जब हम इम्यून रेस्पॉन्स पढ़ेंगे तो इम्यून रेस्पॉन्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चारों पांचों जो है आपकी बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करते हैं या फिर आपकी बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो था एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पहला टाइप, जिसमें हमने देखा नेचुरली आपकी बॉडी में कोई एंटीजन ने एंट्री ली और आपकी बॉडी को स्टिमुलेट किया और ये मजबूर किया कि वो एंटीबॉडीज बनाए। उनने जैसे एंटीबॉडीज बनाए, पर्टिकुलर एंटीजन भी मर गया और साथ में जो है कुछ मेमोरी एंटीबॉडीज भी आपकी बॉडी में बची हुई रहेगी, ताकि फ्यूचर में कभी अगर इन्फेक्शन होगा तो वो एंटीबॉडीज उसके लिए काम करेगी। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिफिशियली। अगर आप आर्टिफिशियली आपकी बॉडी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एंटीजन नहीं जा रहा है और आप डायरेक्ट जबरदस्ती आर्टिफिशियली आपकी बॉडी में आप एंटीजन जो है उसको इंजेक्ट कर रहे हैं और आपकी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो इम्यूनोजेनिक हो जाए और इम्यूनोजेनिसिटी के साथ अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, तो उस प्रकार के इम्यूनिटी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपके बॉडी को और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को आपको जो है मॉड्यूलेट करना है, एक्टिवेट करना है। किस मीन से? आर्टिफिशियल तरीके से। पहले मैंने आपको नेचुरल बताया, नेचुरल में तो जो है आप इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, आपको देखा होगा आपके इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के एंटीजेंस के कांटेक्ट में आप आ रहे हैं, है ना, पोर्टल ऑफ एंट्री खुली हुई है, तो किसी न किसी एंटीजन को आप इनहेल कर रहे हैं, आपकी बॉडी उसको परसीव कर रही है और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने का काम कर रही है, तो ये नेचुरल हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आई बात? अगर यही काम अगर आप आर्टिफिशियली करवाएं, किसी एंटीजन को आप आर्टिफिशियली जो है किसी होस्ट सेल में इंजेक्ट करें, होस्ट बॉडी में आप इंजेक्ट करें, उसके बाद जो है उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके और हमेशा के लिए उस इम्यूनिटी को एक्वायर करने की कोशिश करें, तो हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसके लिए हम सबसे अच्छा उदाहरण है वैक्सीन। क्या है? वैक्सीन। वैक्सीन दो प्रकार की होती है, एक लाइव एट्यूनेटेड और एक किल्ड। वैसे टिटेनस टॉक्सोइड हो सकती है, टॉक्सिन वैक्सीन हो सकती है और प्रोटीन फ्रेगमेंट वैक्सीन हो सकती है ना। हम सबसे ज्यादा बात करते हैं लाइव वैक्सीन की। लाइव फॉर्म में जो है हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, वो एट्यूनेटेड होते हैं। एट्यूनेटेड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जो पैथोजेनिक पार्ट है या जिसकी पैथोजेनिसिटी है उसको हम बिल्कुल क्या कर दें? डिक्रीज कर दें, ताकि वो है किसी होस्ट सेल में जाकर उस पर्टिकुलर पैथोजेंस के सिमिलर जो है उसमें बॉडी में जो है कोई डिजीज प्रोड्यूस ना कर पाए। जैसे कि वैक्सीन की हम बात करें बीसीजी, तो बीसीजी जो है वो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है, जिसमें हम बैक्टीरिया यूज करते हैं, वो लाइव एट्यूनेटेड होता है। एट्यूनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम हीट, यूवी लाइट, फॉर्मेल्डिहाइड और अलग अलग प्रकार की प्रोसीजर से जो है उसको एट्यूनेटेड कर देते हैं। एट्यूनेटेड करने का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की जो पैथोजेनिसिटी होती है, उस पैथोजेनिसिटी को आपको क्या करना है? डिक्रीज करना है, ताकि इस बीसीजी को, इस बैक्टीरिया को आप किसी बच्चे में अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर जाने के बाद जो है पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है उसकी बॉडी पर हावी हो जाए और जो बैक्टीरिया, जैसे आपने बीसीजी या इसमें आपने ट्यूबरकुलोसिस के लिए बैक्टीरिया को यूज किया, तो हो सकता है ऐसा नहीं हो कि आपने उसको एट्यूनेटेड नहीं किया हो, उसकी पैथोजेनिसिटी को आपने कम नहीं किया हो और आप उस बच्चे की बॉडी में आप उसको इंजेक्ट कर दे तो उस वैक्सीन की वजह से ही जो है उसको वैक्सीन एसोसिएटेड कोई बीमारी हो जाए। ये ना हो, इस वजह से हम वैक्सीन को जो है वो एट्यूनेशन की प्रोसेस से गुजारते हैं और एट्यूनेशन में जो है हम उसके पैथोलॉजिकल पार्ट को या उसकी पैथोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कर देते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं।
समझ में आई बात? तो स्लो डाउन करने के बाद हम उसको वैक्सीन का नाम दे देते हैं। उस वैक्सीन को जब हम किसी होस्ट सेल में इंजेक्ट करते हैं तो उस होस्ट सेल से जैसे वो एंटीजन अंदर जाएगा, बॉडी उसको एंटीजन परसीव करेगी और उसके लिए इम्यूनोजेनिक एक्टिविटीज होगी और एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपने एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताऊं, 0 डे में किसी बच्चे को आपने जो है किसी जो अभी अभी पैदा हुआ उसको आपने जो है बीसीजी का टीका लगाया। बीसीजी का जो बीसीजी में आपने जो लाइव बैक्टीरिया लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जैसे आपने इंजेक्ट किया तो उसकी बॉडी उसको एंटीजन परसीव करेगी और उसके लिए इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी होगी और उसकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ही दिन जैसे आपने उसकी बॉडी में एंटीजन डालकर एंटीबॉडीज बना दिए तो लाइफ टाइम में आगे जाकर अगर उसको कोई पर्टिकुलर सेम एंटीजेनिक अटैक अगर बाद में होगा, कोई ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के अगर कांटेक्ट में आएगा तो उसकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज बने हुए हैं तो पर्टिकुलर इन्फेक्शन उसको नहीं होगा। समझ में आई बात? समय से पहले ही आपने आपकी बॉडी को आर्टिफिशियली तरीके से एक्टिवेट करके इम्यूनिटी को एक्वायर करने की या एडेप्ट करने की कोशिश की है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कोई पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल मीन से अगर आपकी बॉडी को आप एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद आप इम्यूनिटी को एडेप्ट करने की कोशिश करते हैं या एक्वायर करने की कोशिश करते हैं या स्पेसिफाइड करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? ये तो हो गया एक्टिव इम्यूनिटी की बात। अगर हम बात करें पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें आपको कोई एंटीजेनिक और इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी देखने की या फिर मॉड्यूलेट करने की या फिर उसको मैकेनिज्म को स्टार्ट करने की या मैकेनिज्म को बढ़ाने की या फिर स्लो करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें जो है पैसिव का मतलब हम डायरेक्टली कुछ ऐसा आपकी बॉडी को रेडीमेड दे देंगे या इंजेक्ट कर देंगे, जितना आप देंगे वो अमाउंट आपकी बॉडी यूज करेगी और यूज करके जो है आपकी बॉडी आपको रेसिस्टेंस पावर देगी। मतलब जहां भी पैसिव की बात आ जाए आप वहां देख लीजिए कि हम डायरेक्ट आपकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडियम से डायरेक्ट एंटीबॉडीज लेंगे। मतलब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी आपकी बॉडी को करने की जरूरत नहीं है, आप प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आप लेंगे। अगर वो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आप नेचुरल तरीके से दे रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर आप उसको आर्टिफिशियल तरीके से आप दे रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात समझ में आई? तो अगर इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज अगर हम नेचुरली दें तो हम दो प्रकार से जो है बच्चे को या फिर आपको जो है दो प्रकार से नेचुरल एंटीबॉडीज मिली है। पहला मिली है आपको मदर मिल्क से और दूसरी मिली है आपको प्लेसेंटा से। मदर मिल्क में जितनी क्वांटिटी में जितना आपने ब्रेस्ट फीड किया है, जितना कोलेस्ट्रम आपने लिया है, बच्चे ने लिया है, उतनी अमाउंट में जो है वो IgA लेगा। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन लेगा? वो कौन सी एंटीबॉडी लेगा? IgA। कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन, नेचुरल इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? IgA। जितना ज्यादा मदर मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग की होगी उतना ही ज्यादा IgA जो है उस बच्चे के बॉडी में आपने नेचुरल तरीके से जो है उसको एक्वायर करने की आपने कोशिश की। समझ में आई बात? जैसे माने जितनी दिन तक बच्चे को या जितनी देर तक बच्चे ने पहला जो है मदर मिल्क लिया होगा तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ अमाउंट में जो है इम्यूनोग्लोबिन जो है वो इंजेस्ट किए होंगे। तो जो जितने अमाउंट में उसने इंजेस्ट किया मतलब उतनी अमाउंट में उसने एंटीबॉडीज लिए। जितने एंटीबॉडीज उसने लिए उसी हिसाब से उसकी बॉडी रेसिस्टेंस पावर शो करेगी। एक बच्चा जिसने बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं किया तो उसमें IgA जो है उसकी मात्रा कम पाई जाएगी तो उसमें जो है रेसिस्टेंस पावर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जिसने अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग की और ज्यादा लंबे समय तक ब्रेस्ट फीड किया और कुछ नहीं तो जो फर्स्ट मदर मिल्क है उसने अच्छी अमाउंट में अगर उसने लिया है तो उसमें अच्छे एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगे, IgE की मात्रा अच्छी होगी तो उसको जो है प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो कम होंगे। अगर हम बात करें IgE की मैकेनिज्म की, इसकी फिजियोलॉजी की, इसके फंक्शंस की, तो ये बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से बचाता है। वैसे भी अर्ली एज में न्यूबॉर्न बच्चों में, न्यूनेटल्स में जो है सबसे ज्यादा कौन से इन्फेक्शन होते हैं? या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होंगे या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के होंगे, है ना। अल्टीमेटली या तो बच्चे की मौत जो है निमोनिया से होती है या फिर डायरिया से होती है। उससे बचने के लिए जो है आपको मदर मिल्क लेना जरूरी है और बच्चे ने अगर अप्रोप्रिएट मात्रा में मदर मिल्क लिया है तो IgE की मात्रा अच्छी है, मतलब आपने उसकी इम्यूनिटी को आपने नेचुरली तरीके से बूस्ट कर दिया। और आपने जब उसको नेचुरली तरीके से बूस्ट किया तब आपकी बॉडी ने कोई काम नहीं किया, तब आपकी बॉडी या उस बच्चे की बॉडी पैसिव थी।
समझ में आई बात? बॉडी बच्चे की इम्यून सिस्टम ने या इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी का इसमें कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट आपने मदर से जो है आईजीए को जो है डायरेक्ट आपने जो है उस बेबी के बॉडी में डायरेक्ट क्या कर दिया, आपने एक्वायर करने की कोशिश की। बात समझ में आई? इसमें आपकी बॉडी ने कोई काम नहीं किया, तो सारी एक्टिविटी जो है पैसिवली हुई, मतलब किसी को एक्टिवेट होने की या फिर पॉजिटिवली किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेनली उस बच्चे की बॉडी को जो है काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये नेचुरल तरीके से हुआ, और दूसरी हम बात करें प्लेसेंटा की, तो रेट्रो प्लेसेंटल ट्रांसमिशन होता है, किसका होता है बताइए? रेट्रो प्लेसेंटल होता है आईजीजी का। किसका होता है? आईजीजी का। तो हमारी बॉडी में 5 प्रकार के नेचुरल इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। पहला है आईजीए, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। 5 प्रकार के जो है इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा जो पाई जाती है वो आईजीजी की पाई जाती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सबसे कम होता है, इस वजह से जो है ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देता है और मदर के ब्लड या मदर के सर्कुलेशन से आईजीजी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है बच्चे के सर्कुलेशन में। यहाँ पर बच्चे के सर्कुलेशन में जाने के बाद बच्चे की बॉडी ने कोई जो है वो एक्टिविटी नहीं की, उसकी बॉडी पैसिवली है, जितना उसको मदर सर्कुलेशन से मिला उसने अपने पास रख लिया और उसी को जो है उसने रेसिस्टेंस पावर को जनरेट करने में यूज किया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इन दोनों कंडीशंस में जो है बच्चे की बॉडी की इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी नहीं हुई है, वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो पैसिवली उसकी बॉडी ने जो है वो रिसीव किया है और जितना रिसीव किया है उसी के हिसाब से जो है उसने रेसिस्टेंस पावर को डेवलप किया है। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिफिशियली। अगर कोई एपिसोड ऐसा हुआ जहां पर आपको तुरंत किसी एंटीबॉडीज की जरूरत है जिससे कि पर्टिकुलर इन्फेक्शन को आप कम कर पाए, तो मार्केट से रेडीमेड एंड इम्यूनोग्लोबिन्स को आप लें और उस पर्टिकुलर होस्ट सेल में आप इंजेक्ट कर दें और जितने अमाउंट में आपने उसमें इंजेक्ट किया होगा उसी अमाउंट में उतनी अमाउंट में और उतनी देर तक जो है उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ जो है वो रेसिस्टेंस पावर दिखाएगी। जैसे कि अगर आर्टिफिशियल मीन की बात करें तो सबसे बड़ा होता है मार्केट में रेडीमेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, या फिर हम बात करें एंटी सीरा की, या फिर हम बात करें एंटी टॉक्सिन की। इनमें से किसी को भी आप बॉडी में अगर आप इंजेक्ट करेंगे या किसी होस्ट सेल को देंगे तो उस होस्ट सेल की बॉडी में जो है कोई एक्टिव इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी नहीं होगी। आपने जितना इम्यूनोग्लोबिन उसकी बॉडी को दे दिया, उसकी बॉडी जो है इम्यूनिटी के लिए उतना ही इम्यूनोग्लोबिन यूज करेगी, खुद से वो नया जनरेट करने की कोशिश नहीं करेगी। जितना एंटीसिरा आपने दिया है, जितनी देर तक उसका टी हाफ लाइफ है, उतनी देर तक जो है वो एंटीसिरा एक्टिव रहेगा, एक्टिवेट रहेगा या काम करेगा। और ऐसे ही टॉक्सिन के साथ है, जिस पर्टिकुलर टॉक्सिन के लिए आपने एंटी टॉक्सिन दिया है वो उसी के लिए काम करेगा, उसमें बॉडी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। बॉडी केवल अपने साथ मिलाकर जो भी एक्टिविटीज होंगी वो करेगी, नया कुछ भी जनरेट करने का काम नहीं करेगी। इसमें जो है बॉडी या बॉडी का इम्यूनोजेनिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है, बॉडी पैसिवली है। सब कुछ जो है बॉडी ने बाहर से लिया है, नेचुरली लिया है तो उसको मैंने नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल दिया, और आर्टिफिशियल या रेडीमेड लिया है तो उसको मैंने बोल दिया आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आई बात? जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है, जैसे कि वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन, चिकन पॉक्स के लिए वेरिसोला जोस्टर रेस्पॉन्सिबल है। अगर आपका बच्चा किसी ऐसे बच्चे के कांटेक्ट में है जिसको रिसेंटली जो है चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, तो विद इन 72 आवर्स में जो है आप वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन आप लेंगे तो चिकन पॉक्स के होने के चांसेस को आप कम कर देंगे, या तो बिल्कुल जीरो कर देंगे, या हो भी रहा होगा तो उस हिसाब से नहीं होगा। इसके लिए मार्केट में अवेलेबल जो है वो इम्यूनोग्लोबिन है। इस इम्यूनोग्लोबिन को आप बच्चे में की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, अगर कोई एंटीजेनिक एक्सपोजर हुआ है तो वो इम्यूनोग्लोबिन उस पर्टिकुलर के लिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा और उस एंटीजन के इफेक्ट को आपकी बॉडी पर आने नहीं देगा। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें जो है आपने आर्टिफिशियली मार्केट से रेडीमेड ली, लेने के बाद जो है आपकी बॉडी ने कोई काम नहीं किया, वो पैसिव थी और आपने इम्यूनिटी को एक्वायर करने की कोशिश की है, कुछ देर के लिए एडेप्ट करने की कोशिश की है, इसलिए हमको इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एट लास्ट हम जो है इसको चार्ट के रूप में समझ लेते हैं तो उसको उससे ज्यादा आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहली है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, पहला है नेचुरल पहला एक्वायर्ड इम्यूनिटी है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी दो प्रकार की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। दूसरा है पैसिव पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी दो प्रकार का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दोनों में आपकी बॉडी जो है वो कोई किसी न किसी मीडियम से जो है अपनी बॉडी में इम्यून या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स को जो है वो एज ए एंटीजेनिक एक्टिविटी में यूज करेगी। मतलब बाहर से कोई एंटीजेनिक एक्टिविटी होगी और आपकी बॉडी में, या तो आपकी बॉडी ने बनाई है या फिर आपकी बॉडी को आपने बनी बनाई अवेलेबल कराई है, वो एंटीबॉडीज को एंटीजन के खिलाफ वो यूज करेगी और रेसिस्टेंस पावर शो करने का काम करेंगे ना। बेसिकली दोनों में यही काम होता है, लेकिन इसमें आपकी बॉडी को खुद से एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज डेवलप करने पड़ेंगे, और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपकी बॉडी को एक्टिवेट होकर कोई भी एंटीबॉडीज डेवलप करने की जरूरत नहीं है। एक साइड हम बात कर रहे हैं कि दोनों में एंटीबॉडीज का रोल है, लेकिन इसमें आपकी बॉडी जो है वो बनाएगी और इसमें आपकी बॉडी नहीं बनाएगी। मतलब जिसमें नहीं बना रहेगी इसका मतलब आप कहीं से लाकर उसको देंगे। अगर नेचुरल तरीके से आप लाकर देंगे, नेचुरल तरीके से मां से अगर बच्चे में आएगा तो हम उसको नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। आर्टिफिशियल तरीके से मार्केट से रेडीमेड लाकर आप किसी होस्ट सेल को लेंगे तो उसको आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। यहां पर हम बोल रहे हैं कि हम कुछ भी जो करें, जो भी एंटीजेनिक एक्टिविटी करेंगे, वो एंटीजेनिक एक्टिविटी किसी होस्ट सेल की इम्यून सिस्टम को, इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा, और इम्यून सिस्टम के स्टिमुलेट के रिजल्ट में जो है हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करेंगे। तो अगर हम नेचुरल की बात करें तो हम सबसे अच्छा उदाहरण है इन्फेक्शन का। क्या उदाहरण है? इन्फेक्शन का। या कोई पैथोजन किसी भी रूट से जो है, किसी भी पोर्टल ऑफ एंट्री से किसी होस्ट सेल के अंदर उसने एंट्री ली, जैसे अंदर एंट्री लेगी, जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उसको रिसीव करेगी और हमारी बॉडी में एंटीजेनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। एंटीजेनिक एक्टिविटी स्टार्ट होने का मतलब है वो एंटीजन जो है हमारी बॉडी को इरिटेट करने की या फिर नुकसान पहुंचाने की जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करेगा। इसको हमारी बॉडी ट्रेस करने के बाद एंटीबॉडीज बनाने का काम स्टार्ट करेगी। तो एंटीजन का काम जो होता है उसको एंटीजेनिक कहते हैं, और हमारी बॉडी का होता है उसको इम्यूनोजेनिक कहते हैं। जो एंटीजेनिक एक्टिविटी हुई है उसी के पैरेलल या उसी के कंपैरिजन में बराबर मात्रा में अगर इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी होगी तो वो एंटीजन, जितना एंटीजन आया है, जिस लेवल का एंटीजन आया, हमारी बॉडी उसी लेवल पर एंटीबॉडीज बनाएंगी, एंटीजेनिक एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और उस एंटीजन को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। समझ में आई बात? जब ये न्यूट्रल हो रहा था, ये जब बन रहा था, अगर कोई एंटीबॉडीज ज्यादा अमाउंट में बन गया तो वो ज्यादा एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में लाइफ टाइम जो है क्या होता रहेगा? सर्कुलेट होता रहेगा। उसको हम बोलते हैं मेमोरी एंटीबॉडीज। मतलब नेक्स्ट कभी भी कोई एपिसोड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में सेम एंटीजन जब आएगा तो आपकी बॉडी को जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज है, जो पिछले एक्सपोजर में जो एंटीबॉडीज बने, वो एंटीबॉडीज जो है वो उनका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन इसमें सब कुछ नेचुरली हुआ, आपकी बॉडी को एक्टिवेट जो है या फिर एक्टिव तरीके से जो उसको पार्टिसिपेशन करने की जरूरत पड़ी। हम बात करते हैं अगर हमारी बॉडी को हम आर्टिफिशियली एक्टिवेट करने की कोशिश करें। कैसे करने की कोशिश करें? आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल करना है मतलब आपको कोई आर्टिफिशियल एंटीजन जो है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करना है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है वैक्सीन। कौन सा है? वैक्सीन। वैक्सीन में आपने देखा होगा कि अल्टीमेटली हम किसी भी पेशेंट, किसी भी होस्ट सेल का जो है रेसिस्टेंस पावर है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? अपलिफ्ट करते हैं ना। इम्यूनाइजेशन करके, वैक्सीनेशन करके हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर होस्ट सेल का जो इम्यून रेस्पॉन्स है या इम्यूनिटी है उसको क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अल्टीमेटली हम वैक्सीन देकर, आर्टिफिशियली मीन में हम वैक्सीन देकर हम उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है
और पर्टिकुलर एंटीबॉडीज जो है आने वाले फ्यूचर के सेम एंटीजन के एक्सपोजर से उसको बचाती है। जैसे कि वैक्सीन है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बीसीजी है। बीसीजी जो है वो लाइव वैक्सीन है। लाइव बैक्टीरिया को आप उस बच्चे की बॉडी में आप इंजेक्ट कर रहे हैं, उस होस्ट सेल में आप इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे वो एंटीजन उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी एंटीजन को परसीव करेगी और उस बाहर से जो वैक्सीन के रूप में जो आपने बैक्टीरिया दिया उसको किल करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। अभी बाहर से जो आया वो तो वैसे ही इनएक्टिवेटेड है, उसको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उससे ज्यादा लड़ने के लिए आपको जो है ज्यादा एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं है। लेकिन उस एंटीजन के खिलाफ आपकी बॉडी जब एंटीबॉडीज बना लेंगी तो वो जो एंटीबॉडीज जो है वो जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होती रहेगी, ताकि वो बच्चा उसके जो आने वाली लाइफ में जो अगर किसी पर्टिकुलर सेम एंटीजन के कांटेक्ट में आए तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो और वो जो है वो बच्चा उस बीमारी से बच सके। आपने आज उसको टीबी का आपने उसको वैक्सीन दिया और आज ही जो है उसकी बॉडी में आपने एंटीबॉडीज को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। अब 5 साल बाद अगर किसी टीबी के पेशेंट में अगर वो कांटेक्ट में आएगा, एंटीजन उसके अंदर जाएगा, लेकिन पहले से उसकी बॉडी में क्या बने हुए, एंटीबॉडीज बने, डायरेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और उसके अंदर जो एंटीजन गया वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो बच्चा जो है ट्यूबरकुलोसिस के सीरियस इन्फेक्शन से बच सकता है। तो इम्यूनिटी में या इम्यूनाइजेशन में, वैक्सीन में हम सारे उन आर्टिफिशियली उन बैक्टीरिया वायरस को इंजेक्ट करते हैं जो कि आगे जाके आपके लिए फेटल हो सकता है। तो हम पहले ही लाइफ के शुरुआती दिनों में ही उस बच्चे में उन पर्टिकुलर एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडी डेवलप करके छोड़ देते हैं, ताकि बाद में जैसे वो बच्चा कभी एक्सपोजर में आए उस फेटल एंटीजन के, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो, बॉडी पर वो एंटीजन हावी ना हो, उससे पहले उसको मार दे, न्यूट्रलाइज हो जाए और बच्चा पर्टिकुलर सीरियस बीमारी से बच सके। क्लियर? अगर हम इधर पैसिव की बात कर रहे थे तो पैसिव भी 2 प्रकार की है, पैसिव भी है नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरली आपकी बॉडी में, पैसिवली आपकी बॉडी ने कुछ नहीं किया और आपने कुछ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज का, रेडीमेड एंटीबॉडीज का अमाउंट जो है बच्चे को आपने ट्रांसफर कर दिया। अगर आप उसको नेचुरली करेंगे तो उसको नेचुरल पैसिव बोलेंगे, आर्टिफिशियली बोलेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल की हम बात करें तो पहला है IgA और दूसरा है IgG। 5 प्रकार के नेचुरल एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन हमारी बॉडी में होते हैं। उनमें से दो प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबिन है नेचुरली हमें माँ से मिलते हैं। एक मदर मिल्क से मिलता है, माँ के दूध से मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, IgA। जितना अमाउंट आपकी बच्चे की बॉडी में जाएगा उतना अमाउंट जो है वो इन्फेक्शन के से लड़ने में या किसी एंटीजन से लड़ने में काम आएगा। नेक्स्ट IgG। IgG जो है रेट्रोप्लेसेंटल ट्रांसमिशन इसका होता है। मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम, 9 लाख डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, सबसे छोटा होता है और सबसे ज्यादा मात्रा भी जो है किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में इसी की पाई जाती है। तो ये मदर सर्कुलेशन से जो है फीटल सर्कुलेशन में जाएगा और बच्चा जब पैदा होता है तो IgG लेकर ही पैदा होता है। तो उसकी बॉडी ने IgG बनाने के लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाया। जितना IgG उस माँ के उससे लेकर आ रहा है तो वो नेचुरली जो है वो लेकर आ रहा है, उसके लिए उसने कोई एफर्ट नहीं किया तो वो पैसिव रहा। और उसको कोई इम्यूनिटी जो है पर्टिकुलर एक्वायर होगी तो हमने उसको बोला नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आया? नेक्स्ट हम आर्टिफिशियल बात करें तो आर्टिफिशियल में कोई इम्यूनोग्लोबिन हो सकता है, एंटी सीरा हो सकता है या कोई एंटी टॉक्सिन हो सकता है। एंटीटॉक्सिन भी किसी पर्टिकुलर टॉक्सिन के अगेंस्ट दिया जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन भी किसी पर्टिकुलर जो है वो एंटीजन के खिलाफ दिया जाएगा। लेकिन ये सब मार्केट में अवेलेबल है, इसमें आपकी बॉडी को कोई रोल प्ले नहीं करना है। जैसे कोई पर्टिकुलर एंटीजेनिक एक्टिविटी के सिम्टम्स आपको दिखाई दिए या फिर आपको पता चला कि ये पर्टिकुलर होस्ट जो है या पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग जो है इस एंटीजन के कॉन्टेक्ट में आया, तो आप जो है उसको आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज, एंटी सीरा और एंटीटॉक्सिन जो है वो दे सकते हैं। इसमें आपकी बॉडी ने कोई काम नहीं किया। तो आर्टिफिशियली रेडीमेड अगर आप एंटीजन देंगे और सॉरी एंटीबॉडीज देंगे तो आप उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात समझ में आई? तो इम्यूनिटी का मतलब होता है रेसिस्टेंस पावर विच इज शोन बाय द होस्ट सेल अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स और टॉक्सिन्स। मतलब किसी भी पर्टिकुलर बॉडी जो है आने वाले एंटीजेनिक एक्टिविटी की या फिर उसके किसी भी टॉक्सिन के लिए अगर वो रेसिस्टेंस पावर को शो करती है तो हम उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी
का मतलब होता है जो जन्म से पहले ही डिसाइड हो गया आपके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से, आपके क्रोमोसोमल मेकअप के हिसाब से कि आप किस स्पीसीज में, किस रेसेस में आप जो है वो जन्म लेने वाले हैं, वो पहले ही डिसाइड हो गया। उसी हिसाब से जो है अगर आपकी बॉडी में कोई इम्यून पावर जनरेट होता है तो उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। वहीं हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्म लेने के बाद इन्वायरमेंट से जो भी इम्यून पावर आपने, जो भी रेसिस्टेंस पावर आपने एक्वायर किया है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी तीन प्रकार की होती है, पहली है स्पीसीज, दूसरी है रेशियल और तीसरी है इंडिविजुअल। पहले हम बात करें स्पीसीज तो दो अलग अलग स्पीसीज जो है किसी एक पर्टिकुलर के लिए जो है अलग अलग रेसिस्टेंस शो करता है। जैसे कि हम बात करें एनिमल और ह्यूमन बीइंग की, तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग का अगर हम फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजी फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डिफरेंसेस अगर हम देखें, पहली हम बात करें एनाटॉमी की, तो ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी अलग होती है और किसी एनिमल की एनाटॉमी अलग होती है। स्किन की एनाटॉमी दोनों की अलग अलग है। इस वजह से कैटल या फिर जो बफेलोज हैं उनमें स्किन पैरासाइटिक इन्फेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन की एनाटॉमी अलग है, क्योंकि केराटिन जो है वो डेंस होता है और उनकी स्किन जो है उनकी उसकी वेट्स भी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। वहीं ह्यूमन बीइंग की बात करें तो क्रिएटिन प्रोटीन डेंस नहीं होते, विड्थ कम होती है और हमें आसानी से जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाते हैं। हम बात करें रेसिस की, तो हम केवल अमेरिकन रेसिस की बात करें तो वहाँ अमेरिकन दो दो तरीके के होते हैं, एक व्हाइट होता है और एक ब्लैक होता है। अमेरिकन निग्रोज होते हैं और अमेरिकन व्हाइट होते हैं। जो अमेरिकन निग्रोज होते हैं उन निग्रोज में जो है ट्यूबरकुलोसिस होने के 80% चांसेस होते हैं। कितने परसेंट चांसेस होते हैं? 80%। वहीं हम अमेरिकन व्हाइट की बात करते हैं उनमें मात्र केवल 20% जो है वो चांसेस होते हैं। और जो रेशियल इम्यूनिटी होती है वो आपके कल्चर के हिसाब से, आपके हैबिटेट के हिसाब से, आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से जो है वो अलग अलग डिफर हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल जो है हम सब लोग जो है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है, चाहे वो मतलब एज से लेकर हो, चाहे जेनेटिक मटेरियल से लेकर हो, चाहे वो हमारी हार्मोनल हेल्थ से लेकर हो, सारी जो हम लोग जो है वो अलग अलग इंडिविजुअलिटी रखते हैं। एज की बात करें हम तो बच्चे में और बूढ़े में जो है इम्यून रेस्पॉन्स थोड़ा कम होता है, लेटर होता है, इस वजह से जो है उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम होता है, रेसिस्टेंस पावर कम होता है कंपेयर टू एडल्ट। अगर एडल्ट की हम बात करें तो उनका रेसिस्टेंस पावर जो है अच्छा होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो जो लोग माल न्यूट्रिश्ड हैं उनमें जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अप्रोप्रिएट इंटेक अगर वो नहीं लेंगे तो उनमें जो नेचुरल इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जो नेचुरल इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। अगर आप समान बैलेंस्ड अमाउंट में जो है ग्लूकोज और प्रोटीन नहीं लेंगे तो उस पर्टिकुलर की बॉडी में जो है नेचुरल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा कम होगा, तो उसके ऑटोमेटिक उसका रेसिस्टेंस पावर जो है दूसरे की अपेक्षा कम होगा। तो जो माल नरिश्ड लोग हैं उनमें रेसिस्टेंस पावर कम पाया जाता है। जो अच्छे हैं, जो नरिश्ड लोग हैं, जिनका जो बैलेंस डाइट लेते हैं उनका रेसिस्टेंस पावर अच्छा होता है। अगर हम बात करें एंडोक्राइन हेल्थ की, तो जिन लोगों में हार्मोनल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है तो उनमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर कोई पर्टिकुलर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ तो दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है उसको जल्दी से हो जाएंगे। इधर हम एक्वायर्ड की बात करें तो एक्टिव और पैसिव दो प्रकार की होती है। एक्टिव में हमारी बॉडी जो है वो एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी, पैसिव में हमारी बॉडी को एक्टिवेट नहीं होना है। जो भी कुछ रेडीमेड देंगे वो रेडीमेड अमाउंट का एंटीबॉडीज आपको देना पड़ेगा और आपकी बॉडी उतना ही यूज करेंगे। एक्टिव एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरली अगर आपकी बॉडी एक स्टिमुलेट हो रही है, एक्टिवेट हो रही है और कुछ एंटीबॉडीज बना रहे हैं तो उसको नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। और अगर आर्टिफिशियली मतलब वैक्सीन के बाद, वैक्सीन देने के बाद आर्टिफिशियली आपकी बॉडी को अगर आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आप आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर हम पैसिव की बात करें तो नेचुरली अगर आप एंटीबॉडीज का कुछ अमाउंट आप दे रहे हैं, नेचुरली एंटीबॉडीज देने के लिए बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क लेना जरूरी है, और वो जब माँ के पेट में उसका डेवलपमेंट हो रहा था तब प्लेसेंटा के सर्कुलेशन से ही बच्चे के सर्कुलेशन में जो है वो नेचुरल आईजीजी का जो है वो ट्रांसफर वो हो गए। तो जितने अमाउंट में उसने आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा से लिया वो, या फिर जितने आईजीए जो है उसने ब्रेस्ट मिल्क से जो लिया है, नेचुरल तरीके से जितना एंटीबॉडीज उसने लिया है उतना ही उसका बॉडी रेसिस्टेंस पावर शो करेगा। ज्यादा लिए होंगे तो ज्यादा रेसिस्टेंस होगा और कम लिए होंगे तो कम रेसिस्टेंस होगा। वहीं हम बात करें आर्टिफिशियल पैसिव की, तो आर्टिफिशियल पैसिव में आपको सारी चीजें मार्केट से रेडीमेड अवेलेबल चीजों को आपको बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ेगा। जिस डोज में आप जिस डोज में आप वो इंजेक्ट करेंगे उस जितना उसका लाइफ स्पेन होगा, जितना उसका प्रोटेक्शन ईयर होंगे या प्रोटेक्शन टाइम होगा, उतने देर तक जो है पर्टिकुलर
होस्ट सेल को जो है वो रेसिस्टेंस पावर मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज भी डिजोल्व हो जाएंगी और उसका रेसिस्टेंस पावर भी पर्टिकुलर कम हो जाएगा। तो ये था इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के बाद ही जो है हम इम्यून रेस्पॉन्स की बात करते हैं, और इम्यून रेस्पॉन्स के बाद ही हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं ना। तो ये एक इम्यूनिटी जो है वो फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम केवल इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इम्यून रेस्पॉन्स की बात करेंगे। थैंक यू।